बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिंटैक्स। आज की इस वीडियो में हमने सिंटैक्स को पढ़ना है। सिंटैक्स में ग्रामर की डेफिनेशन देखनी है, इसका रिलेशन देखना है ग्रामेटिकल यूनिट से। उसके बाद सिंटैक्स की डेफिनेशन देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखना है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंसेस देखेंगे ताकि एग्जांपल हम समझ सकें। सिंटैक्टिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्टिक कैटेगरी जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, फ्रेज स्ट्रक्चर, ग्रामर, रूल होता है और सेंटेंस होता है, उसको पढ़ेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, फिर सिंटैक्टिक लेबल्स क्या होते हैं, और जो फ्रेज ट्री स्ट्रक्चर होता है या फिर सेंटेंस का ट्री स्ट्रक्चर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसको देखेंगे। फिर बेसिक फ्रेज के रूल क्या होते हैं जो कि जनरली छोटी एग्जांपल्स में, छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है और कैटेगरीज क्या होती हैं, ग्रामेटिकल हो गई, फंक्शनल हो गई सेंटेंस की। उसके अलावा फंक्शन और कैटेगरी देखेंगे। ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेक्स की थॉरोली सेंटेक्स को पढ़ेंगे ताकि हमें सेंटेक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने डिस्कस की हैं वो आपको समझ। सेंटेक्स की तरफ जाने से पहले हमें समझने की ज़रूरत होती है कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ रूल्स गवर्निंग द यूज़ ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज जब इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि उर्दू मेरी नेचुरल लैंग्वेज है। वैसे भी अगर कोई अंग्रेज़ होगा तो उसकी अंग्रेज़ी होगी, हिंदू होगा तो उसकी हिंदी हो सकती है। तो कोई भी लैंग्वेज जो कि अपनी नेचुरल सेटिंग में मौजूद हो, उसके जो रूल्स होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं कि वो कैसे चलेगी, कैसे इस्तेमाल होगी, उसका सिस्टम कैसे बनेगा, उसको हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर काफ़ी तरह की होती है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, लेकिन आज मैंने डिस्कस करना है कि ग्रामर और मॉर्फोलॉजी का क्या ताल्लुक है। ग्रामर जो होती है वो मॉर्फोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ वर्ड्स पे भी अप्लाई होती है और सेंटेक्स पे यानी कि स्टडी ऑफ सेंटेंस पे भी अप्लाई होती है। यानी कि ग्रामर बताती है कि लफ्ज़ को लफ्ज़ से कैसे जोड़ेंगे कि जुमला बनेगा, और फिर ग्रामर ही ये बताती है कि जुमले को जुमले से कैसा जोड़ा जाए या फिर लफ्ज़ों के रद्दो बदल से किस तरीके से जुमला बदल सकता है। इसके अलावा ग्रामर फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ग्रामर के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हेलिडे उसने हायरार्की दी है ग्रामेटिकल यूनिट्स की। उस जो पहले नंबर पे उन्होंने ग्रामेटिकल यूनिट रखा, जो सबसे छोटा और सबसे स्मॉलेस्ट था, उसको उन्होंने मॉर्फीम कहा, जिसको हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फीम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी फॉर्म का, यानी कि किसी भी वर्ड का, या फिर वो मीनिंग कन्वे कर। मॉर्फीम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मॉर्फीम एक ऐसा अल्फ़ाबेट का सेट है जो कि कोई मीनिंग कन्वे करता हो। जैसे कि CAT कैट, दो मॉर्फीम या दो से ज़ायद मॉर्फीम साथ आ जाएं तो वो वर्ड्स बनाते हैं। दो, और इसी तरह नेक्स्ट लेवल, जब दो से ज़ायद लफ्ज़ इकट्ठे हो जाएं तो वो फ्रेजेस बनाते हैं। दो से ज़ायद फ्रेजेस इकट्ठी हो जाएं तो वो क्लॉजेस बनाते हैं। क्लॉजेस की निशानी वर्ब भी होती है, और जब क्लॉजेस और फ्रेजेस और वर्ड्स इस तरह मिल के बड़ा सा एक जुमला बना दें तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। इसको अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, ये जो सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, तो दा जो हमें यहाँ पे मिलेगा ये एक सिंगल मॉर्फीम है। इसी तरह हमें जो वर्ड मिल रहा है, ये चाइल्ड मिल रहा है, ये फाउंड मिल रहा है, इसके अंदर वर्ड हमें इजीली मिल रहा है। और फ्रेज़ अगर देखें तो द चाइल्ड, ये हमारे पास फ्रेज़ है। क्लॉज अगर देखें तो द चाइल्ड फाउंड, फाउंड इसलिए है इसके अंदर ऐड किया गया है क्योंकि ये वर्ब है। और इसी तरह ये जुमला जब हम पूरा पूरा पढ़ते हैं कि द चाइल्ड फाउंड द पपी, ये पूरा जुमला बना देता है। तो मॉर्फीम मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं, लफ्ज़ मिलते हैं तो फ्रेजेस बनते हैं, फ्रेजेस मिलते हैं तो क्लॉजेस बनते हैं, और क्लॉजेस मिलते हैं तो सेंटेंस बनते हैं। इन सेंटेंस को जब हम सिस्टम के तहत पढ़ते हैं तो इसको सेंटेक्स कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम उसको फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस की मदद से करते हैं। और इसको जब हम सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इसकी फॉर्म को पढ़ते हैं, तो उसको सेंटेक्स कहते हैं। इसकी सादी सी डेफिनेशन ये है कि सेंटेक्स इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंसेस पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, यानी कि सेंटेंसेस का जो पैटर्न होता है लैंग्वेज में उसको हम सेंटेक्स कह सकते हैं। जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेंटेक्स में पढ़ते हैं तो उसे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर कहते हैं। सिंटैक्टिक का मतलब है सेंटेंस और स्ट्रक्चर का मतलब है उसका पैटर्न। तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली वो रूल्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि जुमला कैसा बनेगा। हम इसको कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, ये वर्ड ऑर्डर होता है। वर्ड ऑर्डर से मुराद कि कौन सा वर्ड पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक जुमला लिखा हुआ है कि व्हाट मेंट बाय स्ट्रक्चर हेयर इज़ द
वर्ड। अब द वर्ड पहले नहीं आया हुआ, सबसे पहले वर्ड आया हुआ है, फिर मेंट आया हुआ है, फिर बाय आया हुआ है, और फिर ये जुमला जो है एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। इस जुमले का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि वर्ड का जो ऑर्डर है कि व्हाट पहले आएगा, मेंट बाद में आएगा, ये क्या है, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है। दो जुमले देखें कि आई सिंग बिकॉज आई एम हैप्पी, और दूसरा जुमला देखें कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई सिंग। दोनों जुमलों के अंदर बराबर अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ लफ्ज़ पहले और कुछ लफ्ज़ बाद में होने की वजह से जुमलों के मायने बदल गए हैं। पहले जुमले का मायने है कि मैं गाता हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, और दूसरे जुमले का मायने है कि मैं खुश हूँ इसलिए मैं गाता हूँ। दोनों जुमलों के मुख्तलिफ मायने, और मुख्तलिफ मायने सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे रखे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जिसको वर्ड ऑर्डर कहते हैं, वो मुख्तलिफ है, और इसी वजह से ये मीनिंग भी डिफरेंट कन्वे कर रहे हैं। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को डिटेल में जब पढ़ते हैं तो हमें सिंटैक्टिक कैटेगरीज पढ़ने को मिलती हैं। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनता है स्मॉल यूनिट से, और जो स्मॉल यूनिट होते हैं उनको सिंटैक्टिक कैटेगरी कहते हैं। कैटेगरी का मतलब आप यूनिट ले सकते हैं या सेट ऑफ वर्ड्स ले सकते हैं। सेट ऑफ वर्ड से मुराद ये है कि जब एक लफ्ज़ या दो लफ्ज़ या तीन लफ्ज़ इकट्ठे हों साथ, जो कि फ्रेज़ भी कहलाई जा सकती है, और वो स्पेसिफिक कैटेगरी की हों, तो वो सिंटैक्टिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका मेन बात जो होती है वो ये कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। सिंटैक्टिक कैटेगरी को हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह देखा जाए सिंटैक्टिक कैटेगरी को, जो कि 8 बनते हैं, जिसमें डिटरमाइनर, जिसको हम आर्टिकल्स वगैरह भी कहते हैं, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब एक्सेट्रा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और उनकी जितनी भी टाइप्स हैं वो एक सिंटैक्टिक कैटेगरी आती है। फिर दूसरी सिंटैक्टिक कैटेगरी हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं जो कि फंक्शन के अकॉर्डिंग है, वो है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज। इनका जिक्र किया जाता है, इस वजह से इनको इंक्लूड किया गया है। और जब दोनों कैटेगरीज ये आपस में मिलती हैं या ना भी मिलें, अलग-अलग भी इस्तेमाल की जाएँ, तो वो बनाती क्या हैं, वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। आपके सामने एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ये बिखरे हुए ये वर्ड्स हैं, और सिंटैक्टिक कैटेगरीज ये यहाँ पे मौजूद है, जिसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन फ्रेज वगैरह मौजूद हैं। और जब ये फ्रेजेस आपस में मिलती हैं और एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, तो ये क्या बनाती हैं, सेंटेंस बनाती हैं एंड के ऊपर। तो सबसे पहले वर्ड्स होते हैं, फिर सिंटैक्टिक कैटेगरीज आती हैं, फिर फ्रेजेस और क्लॉजेज, और उसके बाद सेंटेंस बनाया जाता है। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम सेंटेंस को सॉल्व करें तो उसके अंदर सिंटैक्टिक लेबल्स आते हैं। आपने ट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि हर सेंटेंस का ट्री स्ट्रक्चर बन सकता है। आप ट्री स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो सिंटैक्टिक लेबल से बनाते हैं, और सिंटैक्टिक लेबल को आपको याद करना होता है, यानी कि रट्टा लगाना होता है। एस स्टैंड फॉर सेंटेंस, DET स्टैंड फॉर डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर कौन होते हैं, जितने भी हमारे पास आर्टिकल मौजूद होते हैं, द, एन और आ, ये डिटरमाइनर होते हैं। एडजेक्टिव ADJ से होता है, एडवर्ब ADV होता है, नाउन N से होता है, V से वर्ब होता है, प्रोनाउन PRO, प्रेपोजिशन P से होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब AUX से होता है। इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रेज अगर पूरी मौजूद है, यानी कि ऐसा प्रेपोजिशन मौजूद है जो 2 या 3 लफ्ज़ों में मुहित है, तो उसको प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं, उसको PP से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फिर एडवर्ब फ्रेज जो है उसको ADV और P, क्योंकि P लगाए रहे हैं हम साथ साथ फ्रेज का। इसी तरह नाउन अगर फ्रेज होगी, यानी कि ऐसा नाउन जो 2 हो या 3 हो नंबर के अंदर, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्लैक बॉल पेन, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज हो जाता है। इसी तरह वर्ब फ्रेज, इसको भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं जिसको हम सिंटैक्टिक कैटेगरी या ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम फ्रेज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फ्रेज स्ट्रक्चर ट्री रूल भी कहते हैं, ट्री डायग्राम भी कहते हैं। बस मकसद होता है कि सेंटेंस को समझा जाए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस हमारे पास मौजूद है कि द चाइल्ड फाउंड द पपी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एस से। एस हमारे पास क्या था, आप देख सकते हैं कि सेंटेंस हमारे पास जो है वो एस से डिनोट किया जाता है। सेंटेंस के अंदर नाउन फ्रेज भी निकलती है और वर्ब फ्रेज भी निकलती है। ये रूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, बल्कि पहले बता देती हूँ। कोई भी जो जुमला होता है उसके अंदर एक नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज दोनों होना ज़रूरी होता है। नाउन फ्रेज के अंदर से फर्दर निकल सकते हैं डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एक और नाउन और प्रेपोजिशन फ्रेज। इसी तरह वर्ब फ्रेज के अंदर से वर्ब भी निकल सकता है, एक और नाउन फ्रेज भी निकल सकती है, और नाउन फ्रेज के अंदर से फर्दर वही डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रेपोजिशन फ्रेज निकल सकती है। फिर उसके नाउन वर्ब फ्रेज के अंदर ही प्रेपोजिशन फ्रेज और
वर्ब भी मिल जाता है। प्रपोजिशन फ्रेज के अंदर प्रपोजिशन भी निकल सकती है और नाउन फ्रेज निकल सकता है। फर्दर नाउन फ्रेज के अंदर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन और प्रपोजिशन फ्रेज निकल सकती है। ये रूल है, ये आपको रट्टा लगाने होंगे। तो ये हमारे पास सेंटेंस मौजूद है और पहला वाला रूल नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज का अप्लाई किया गया है कि नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास द चाइल्ड आ जाता है और उसके बाद फाउंड की वजह से, क्योंकि फाउंड एक वर्ब है तो ये आगे वर्ब फ्रेज हो जाता है। नाउन फ्रेज के अंदर हमने देखा है कि नाउन फ्रेज के अंदर डिटरमाइनर निकल सकता है, एडजेक्टिव, नाउन और प्रपोजिशन फ्रेज। हमने यहाँ देखा कि डिटरमाइनर मिला और हमें नाउन मिला। देखिए यहाँ पे हमें एडजेक्टिव और प्रपोजिशन फ्रेज या प्रपोजिशन नहीं मिली तो हम इसे नहीं लिखेंगे, हम आगे वर्ब फ्रेज की तरफ चले जाएंगे। वर्ब फ्रेज के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें वर्ब मिल सकता है, नाउन फ्रेज मिल सकती है, प्रपोजिशन फ्रेज मिल सकती है, एडवर्ब मिल सकते हैं, एडवर्ब फ्रेज भी मिल सकती है आगे फर्दर हमें। तो हम देखते हैं कि वर्ब फ्रेज के अंदर से हमने एक वर्ब निकाला, नाउन फ्रेज फर्दर निकली, नाउन फ्रेज के अंदर फर्दर डिटरमाइनर और हमारे पास एक नाउन है। डिटरमाइनर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स जो होते हैं ए, एन और द, ये डिटरमाइनर्स होते हैं और नाउन पपी एक नाम है और उसके अलावा फाउंड हमारे पास वर्ब है। तो ये ट्री स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये बेसिक रूल आपके सामने है। कम्प्लेक्स रूल भी होते हैं, उनको भी याद करना होता है और फिर उनको सॉल्व किया जाता है। फर्दर एक टर्म आपको समझने की ज़रूरत है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट सेंटेंस के अंदर इस तरह डिफाइन की जाती है कि ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो अकेले स्टैंड करता हो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जैसे कि सिंगल वर्ड जो है वो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हो सकता है। अगर हम ग्रामर को देखें तो ग्रामर को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक ग्रामेटिकल कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर हम ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीडिकेट जैसी चीज़ें पढ़ते हैं। और अगर हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो अभी मैं पीछे समझा के आई हूँ, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें और हम सिंटैक्स को या सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग लगाएं तो हमने देखना होता है कि जुमले के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, प्रीडिकेट कौन सा है, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। मोस्टली हम ग्रामेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग जुमले का ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाते हैं और वही चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हुई है। फिर भी आपका अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।